Assalamu alaikum YouTube family. How are you? I hope you all are fine by the grace of Allah Almighty. आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है एस्थमा इन चिल्ड्रन, यानी बच्चों में एस्थमा। ये टॉपिक आजकल के मौसम के हवाले से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि एस्थमा बेसिकली होता क्या है। एस्थमा जो है वो है क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी रिवर्सिबल ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन। मीन्स इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है और बहुत पुरानी इन्फ्लेमेशन जो पेशेंट के अंदर होती है, जो कि आपकी सांस की नालियों के हवाले से इन्फ्लेमेशन जो है बॉडी के अंदर पाई जा रही होती है। और ये रिवर्सिबल होता है, यानी रिपीट होता रहता है। अगर ठीक हो गया तो दोबारा, अगर उन्हीं कंडीशंस में आप चले गए हैं तो दोबारा से ये रिपीट हो जाएगा। और इसके अलावा ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन है, मीन्स आपकी जो ब्रोंक्यूल्स हैं उसके अंदर तंगी आ जाती है। आपके फेफड़ों की जो ऐसी नालियाँ जहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के अंदर जाता है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो साफ़ होने के लिए लंग्स में आता है, वहाँ पर जाकर जो है कंस्ट्रिक्शन यानी तंगी हो जाती है। बेसिकली जो है अगर देखा जाए तो एस्थमा जो है 4 स्टेजेस में बॉडी के अंदर जो है वो आता है। पहली स्टेज जब होती है तब सिर्फ और सिर्फ जो है वो एयरवेज जो है उसमें इन्फ्लेमेशन होती है, यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ एयरवेज, जिसमें आपकी सांस की नाली, लंग्स, उसकी नालियाँ जहाँ से ऑक्सीजन जो है वो पास होती है, वहाँ पर तंगी होना शुरू हो जाती है, सोजिश होना शुरू हो जाती है। सेकेंड स्टेज में हाइपर सिक्रीशन ऑफ म्यूकस हो जाती है, यानी कि म्यूकस की मिकदार बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है। थर्ड स्टेज में कंस्ट्रिक्शन ऑफ एयरवेज है, मींस कि जिन नालियों में इन्फ्लेमेशन हुई है अब आहिस्ता आहिस्ता जो है टाइम के पैसेज के साथ साथ वहाँ पर जो है तंगी होना शुरू हो जाए, तंग होना शुरू हो जाते हैं वो नालियाँ। फोर्थ स्टेज में आकर पेशेंट जो है वो एक पेक्यूलियर सिम्टम्स जो होते हैं अस्थमा के वो जाहिर करना शुरू कर देता है, जिसमें डिज़निया, कफ और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है। ये थी जी इसकी तो थोड़ी सी ब्रीफ सी डेफिनेशन, जिसके ज़रिए आप इसको समझ सकते हैं कि एस्थमा बेसिकली है क्या। पूरी दुनिया में 26.3 बच्चे ऐसे हैं जो कि 1 साल की उम्र में ही पहुँचते पहुँचते एस्थमा का शिकार हो जाते हैं। 51.4% बच्चे ऐसे हैं जो कि 1 से 5 साल तक की उम्र तक पहुँचते पहुँचते एस्थमा का शिकार हो जाते हैं। अब आ जाते हैं जी इसके साइन एंड सिम्टम्स की तरफ, के वो कौन कौन से साइंस हैं या वो कौन कौन से सिम्टम्स हैं जिसके ज़रिए आप ये डिटेक्ट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये एस्थमा है। वैसे तो बच्चों में एस्थमा जो है फाइंड आउट करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चा हर वक्त खेल में लगा रहता है, आपको भी ज़्यादा फील नहीं होता कि ठीक है जी नज़ला ज़ुकाम है या खांसी है, बच्चों को ऐसा तो होता रहता है। लेकिन उनके अंदर इम्यूनिटी कम होती है, आहिस्ता आहिस्ता वही जो छोटे छोटे सिम्टम्स हैं आगे चल के एस्थमा का बायस बनते हैं। साइन एंड सिम्टम्स में पहला साइन जो हम डिस्कस करेंगे वो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। मीन्स के बच्चे के अंदर जो है वो छोटे छोटे सांस लेगा, सांस जो है वो खींच खींच कर लेगा। इसके अलावा उसके अंदर ब्रीथलेसनेस पाई जाती है, सांस की जो है वो तंगी पाई जाती है बच्चे के अंदर, सांस लेना उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। डिस्निया किसी कंडीशन बच्चे के अंदर पाई जाती है। बच्चे का सांस जो है वो फूलने लगता है, यानी थोड़ा सा भी चलेगा तो उसका सांस फूलने लगता है। घबराहट बहुत ज़्यादा होती है, बेचैनी होती है, रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा पाई जाती है बच्चे के अंदर। इसके अलावा खांसी का बार बार दौरा पड़ने लगता है। खांसी मतलब कि हल्का सा भी उसने कोई गेम खेल लिया या थोड़ा बहुत उसने चल लिया, थोड़ा सा वर्कआउट कर लिया, जैसे खेल खेल में बच्चे करते हैं, तो ऐसी सूरत में बच्चे को खांसी आने लगती है। और खांसी के साथ साथ बच्चा जो है ज़्यादा अगर खांसने लगे तो वो नीला पड़ने लगता है, जिसको हम मेडिकल टर्म में साइनोसिस भी कहते हैं। इसके अलावा वीजिंग साउंड जो है बच्चे के सीने से आती है, कि जैसे सीटी की सी आवाज़ है। एस्थमा के पेशेंट के सीने से इस किस्म की आवाज़ आपको बखूबी सुनाई देती है। इसके अलावा बच्चे में एस्थमा का जो पेशेंट होता है उसमें बलगम जो है अगर होगा तो बहुत ज़्यादा स्टिकी होगा, चिपका हुआ होगा। और अगर नहीं है यानी खुश्क है उसका जो है, कहीं भी आपको बलगम फील नहीं हो रही, तब भी उसको जो है सांस की तंगी का सामना करना पड़ता है। खांसी उसको बहुत ज़्यादा ड्राई होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा अगर बच्चा थोड़ा सा खेलता है
तो खेलने में हल्का सा उसने एक्सर्शन की है, फ़ौरन ही जो है लेथार्जिक हो जाएगा, थक जाएगा, उसकी जो वर्क एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा महसूस करता है, सीने में उसको बहुत ज़्यादा जकड़न महसूस होती है। जी, ये तो थे साइन एंड सिम्टम्स जिसके ज़रिए आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये कोई आम नज़ला ज़ुकाम नहीं है, बल्कि ये एक एस्थमा है जो कि बहुत ज़्यादा फैटल कंडीशन तक बच्चे को ले जा सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे इसके कॉजेज़ की तरफ कि वो किन किन वजूहात हैं, जो वो कौन कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से बच्चे को ये बीमारी हो सकती है। पहली जो है वजह वो हम डिस्कस करेंगे वो है कंजेनिटल। कंजेनिटल मीन्स कि अगर बच्चे के पेरेंट्स में से किसी को अस्थमा है और बच्चे को ये अस्थमा ट्रांसफ़र होने के काफ़ी हद तक चांसेस होते हैं। मीन्स कि अगर पेरेंट्स को किसी ठंड की वजह से या पोलन एलर्जी की वजह से अगर जो है उनको अस्थमा की कंडीशन होती है उनके अंदर, तो यही चीज़ जो है आगे चल के बच्चे में भी ट्रांसफ़र हो सकती है। सेकंड इसकी वजह जो है वो है एलर्जेंस, यानी कि अगर किसी बच्चे का ईजी लेवल जो बहुत ज़्यादा है, एलर्जी लेवल बहुत ज़्यादा है, बच्चे को किसी चीज़ से एलर्जी हो, वो एलर्जी बहुत सी चीज़ों से बहुत से लोगों को होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी की मेडिकेशन है, मेडिकेशन चल रही है, जैसे स्किन की बीमारी है, तो उस बीमारी के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसमें भी आके जो आपके लंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा बच्चे के कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। या अगर एलर्जी है किसी बंदे को, किसी बच्चे को दूध से, गंदम से, ठंडे पानी से, ठंडे दूध से, तो इस सूरत में भी बच्चे को अस्थमा जो है वो इसी चीज़ के कांटेक्ट में आने से अस्थमा जो है वो हो सकता है। इसके अलावा कॉकरोच, माइट्स, पेट्स जो आपके घरों में पालतू जानवर होते हैं उनके ज़रिए पोलन एलर्जी होती है बाज़ लोगों को। मतलब जैसे कि बाहर का मौसम आएगा, फूल खिलना शुरू होते हैं, तो उसके साथ ही पोलन्स की वजह से जो है बाज़ लोगों को जो है बाज़ बच्चों में अस्थमा की तकलीफ़ जो है वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है। थर्ड पॉइंट जो कॉजेज़ में हम डिस्कस करेंगे वो है ओवर पैम्पर बच्चे, यानी ऐसे बच्चे जो बहुत नाजुक मिजाज हों, बहुत ज़्यादा जो उनको साफ़ सुथरा करके रखा गया हो, उनको कभी भी धूल मट्टी इस किस्म के माहौल में जाने ना दिया गया हो, ऐसे बच्चों की इम्यूनिटी जो होती है इन चीज़ों के हवाले से बहुत ज़्यादा वीक होना शुरू हो जाती है। मीन उनके अंदर जो है एंटीबॉडीज़ जो है इस किस्म के नहीं बने होते जो कि उनको इस किस्म की चीज़ों के अगेंस्ट जो है वो फाइट करने में हेल्प आउट कर सकें। तो ऐसे बच्चों के अंदर भी जो इन अस्थमा की टेंडेंसी जो है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट है जी कोई क्रॉनिक डिजीज़ अगर बच्चे में है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बच्चे को कार्डियक इश्यूज़ हैं, रिनाइटिस है एलर्जिक, या फिर स्किन की कोई डिज़ीज़ चल रही है, तो ऐसे बच्चों में भी जो है अस्थमा होने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। अगर जनरलिटीज़ की तरफ जाए तो डैम्प वेदर में भी जो है अस्थमा हो जाता है, स्मोक की वजह से, यानी कि अगर बच्चा ज़ाहिर है बच्चा खुद तो स्मोक नहीं करेगा लेकिन उसके आसपास अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है और वो स्मोक जो है बच्चे के लिए ज़्यादा जो है हार्मफुल है, तो उसको अस्थमा हो सकता है। या बाज़ बच्चों को किसी ख़ास सोप से, शैम्पू से, लोशन से या कोई टैल्कम से जो है एलर्जी हो सकती है। तो इस वजह तो इनसे भी इन बच्चों को दूर रखना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ों के कांटेक्ट में जैसे ही बच्चा आएगा उसको दोबारा से अस्थमा के सिम्टम्स ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगे। जी, ये तो थी आज की साइन एंड सिम्टम्स जो कि हमने बच्चों में अस्थमा के हवाले से डिस्कस की। अब आ जाते हैं होम्योपैथी की बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन्स की तरफ, जो कि बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं अस्थमा के हवाले से। क्योंकि अगर आप दूसरे चले जाएं कि इन्हेलर लेने हैं या नेबुलाइज़र यूज़ करना है, तो वो एक ख़ास हद तक या ख़ास टाइम तक जो है पेशेंट को जो है रिकवर करता है। रिकवर तो नहीं कह सकते कि फॉर द टाइम बीइंग उसको जो है रिलीफ देता है, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसका जो असर है वो कम होना शुरू हो जाता है और एट द एंड ऑफ टाइम फिर वही आ जाता है कि इन्हेलर भी काम करना छोड़ देते हैं, नेबुलाइज़र भी काम करना छोड़ देते हैं और बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है। लेकिन अगर आप होम्यो जो है ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जो है रूट कॉज को ख़त्म करके पेशेंट को क्योर करता है। इसमें सबसे पहली मेडिसिन जो हम डिस्कस करेंगे बच्चों के हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम का बच्चा जो है आधी रात को वीजिंग साउंड जो है उसके सीने से सुनाई देती है, खांसी का दौरा रात को पड़ता है, रात को उसकी जो है जितनी भी सिम्टम्स हैं बढ़ जाती हैं। इसके अलावा बच्चा रात को सोने से डरता है
क्यों डरता है? क्योंकि जब वो लेटेगा बिस्तर पे तो उसको लगता है कि जैसे उसका सांस बंद हो जाएगा, घुटन होगी उसको, जिसकी वजह से वो सो नहीं पाता और लेटने से अलामात में ज़्यादती होती है। इन कंडीशंस में अगर आपके पास कोई बच्चा है तो आप उसको आर्सेनिक एल्बम 30 पोटेंसी में दें, बहुत अच्छे रिजल्ट्स नज़र आएंगे आपको। सेकंड मेडिसिन जो कि है संबुकस नाइग्रा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। इसके सिम्टम्स में है कि अगर कफ जो है रात के वक्त ऑलमोस्ट 11-12 बजे के करीब हो और बहुत ज़्यादा हो, नाकाबिले बर्दाश्त हो, और साथ ही पेशेंट को जो है डिज़निया, सांस की तंगी हो और बच्चा रोए, सांस की तकलीफ़ की वजह से, तंगी की वजह से अगर बच्चे को सफोकेशन हो और इस घुटन की वजह से बच्चा रोने लग जाए तो संब्यूकस नाइग्रा बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। इसके अलावा अगर नाक खुश्क भी है तब भी पेशेंट को जो है वो सांस की तंगी का सामना करना पड़ा है, तब भी आप उसको संब्यूकस नाइग्रा बहुत अच्छे रिजल्ट देगी। थर्ड मेडिसिन है जी नेट्रम सल्फ। नेट्रम सल्फ दी बेस्ट रेमेडी है फॉर किड्स इन एस्थमा, कि अगर बच्चों का एस्थमा हो गया है तो आप नेट्रम सल्फ इस्तेमाल करवाएं, बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। इसमें सिम्टम्स में आ जाएगा जी डैम्प वेदर अगर हो, जिसमें बारिश का मौसम है, बरसात का, या आप किसी ऐसे इलाके में चले गए हैं जहाँ पर जो है ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, या आपके जो घर है वहाँ पे धूप जो है वो नहीं इतनी लगती, वहाँ पर अगर किसी बच्चे को जो सांस की तंगी का सामना है और डिज़निया किसी कंडीशन हो रही है, बार बार खांसी हो रही है, रेटलिंग कफ है, बलगम बहुत ज़्यादा जमी हुई है, और इसका एक पेक्यूलियर सिम्टम है नेट्रम सल्फ का, वो है सब्ज़ रंग की बलगम, यानी कि ग्रीनिश अगर उसका म्यूकस होगा तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। और इसके अलावा जब खांसी हो तो बच्चा अपने सीने को पकड़ कर खांसता है, क्योंकि उसको सीने में नहायत पेन होती है जब उसको जो है खांसी का दौरा होता है या अस्थमा का अटैक होता है, तो वो अपनी सीने को पकड़ के रखता है। फोर्थ मेडिसिन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आजकल के मौसम में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, वो है एंटम टार्ट। एंटम टार्ट जो है ये मरीज़ बच्चा जो है इसके सीने से बलगम जो है वो इसका खरखराहट की सी आवाज़ आई, यानी सीना उसका जो है बलगम से भरा हुआ होता है, और अगर आप उसके पास नहीं भी बैठे, दूर से ही आपको उसके सीने से बलगम की खरखराहट की आवाज़ जो है वो सुनाई देना शुरू हो जाती है। और बलगम जितनी ज़्यादा मिकदार में आपको फील हो रही होती है कि बच्चे के सीने में बहुत ज़्यादा बलगम जो है भरी हुई है, लेकिन जैसे ही वो उसको निकालने की कोशिश करता है तो बलगम बहुत कम मिकदार में निकलती है। ये बड़ा पेक्यूलियर सिम्टम है एंटम टार्ट का। जी, ये तो थी आज की 4 मेडिसिन जो कि हमने बच्चों में अस्थमा के हवाले से डिस्कस की। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। अल्लाह ताला आपके लिए और हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन।